नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी को हत्या बताकर मुहिम चलाने वाले रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी अब खुद गिरफ्तार हो गए हैं। महाराष्ट्र के अलीबाग पुलिस ने उनके घर में घुसकर उन्हें गिरफ्तार किया, वैन में डालकर ले गए। 2018 का ये मामला है खुदकुशी के लिए उकसाने का, जिसमें ये गिरफ्तारी हुई है। बीजेपी ने इस गिरफ्तारी का विरोध किया है और बदले की राजनीति का आरोप लगाया है। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के घर सुबह सुबह पुलिस कुछ इस तरह घुसी और फिर अर्नब को पकड़कर अलीबाग ले गई। अर्नब ने जाते जाते पुलिस पर उन्हें मारने का आरोप भी लगाया। मुझे मारा गया, मुझे मारा गया, पुलिस ने मुझे मारा है। मामला साल 2018 का है। अलीबाग में इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां कुमुद नाइक ने खुदकुशी कर ली थी। मरने के पहले अन्वय ने खुदकुशी नोट छोड़ा था, जिसमें उनकी मृत्यु के लिए 3 लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया था। उनमें एक नाम अर्नब गोस्वामी का था। आरोप था कि अर्नब ने दफ्तर का काम करवाने के बाद उनके 83 लाख रुपए नहीं दिए। पुलिस ने खुदकुशी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन बाद में केस बंद कर दी गई। अब जब फिर से मामला खुला है और अर्नब को गिरफ्तार किया गया है, तो पीड़ित परिवार ने न्याय की उम्मीद जताई है। मैं और मेरी माँ बहुत खुश हुए हैं कि एटलीस्ट अभी जो स्टेप पहले लेने चाहिए थी, अभी महाराष्ट्र पुलिस ने लिया है और वो फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगी, यही इच्छा है और प्रार्थना है उनसे। ठाकरे सरकार में शामिल कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने पुलिस की इस कार्रवाई का समर्थन किया है और इसे मराठी परिवार को न्याय दिलाने का मुद्दा बनाने की कोशिश की है। तो मैं इस देश में कुछ भी कर सकता हूँ, महाराष्ट्र में जाके मराठी लोगों के ऊपर अन्याय कर सकता हूँ। एक हाथ जो वास्तु विशारद है उसके पत्नी को मैं बेवा कर सकता हूँ। ये जो मानसिकता थी अर्नब गोस्वामी को, आज वो मानसिकता उसकी ढल गई है। पुलिस ने अन्वय नाइक के पत्नी को न्याय दिया है। कानून से बड़ा कोई नहीं है और महाराष्ट्र पुलिस जो भी कानूनन कार्रवाई है, कायदेशीर कार्रवाई है, उस प्रकार से कानूनन कायदेशीर कार्रवाई करेगी। लेकिन विरोधी पार्टी बीजेपी ने इसे आपातकाल से जोड़ते हुए विरोधियों की आवाज दबाने का आरोप लगाया और जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी किया। सुसाइड को तो दिखाया जा रहा है, लेकिन गत कुछ महीनों से जिस प्रकार से कार्रवाइयां हो रही है, वो सीधे सीधे दिखा रही है कि आपातकालीन स्थिति महाराष्ट्र में लागू हुई है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अर्नब गोस्वामी के पत्रकारिता के तरीके को पसंद करते हैं और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अर्नब गोस्वामी के जर्नलिज्म स्टाइल को नापसंद भी करते हैं। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने सुबह अर्नब गोस्वामी के घर में घुसकर धरपकड़ की, वो एक लोकतांत्रिक देश में सरकार की मंशा पर कई सवाल भी खड़े करती है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब अहमदाबाद से आग की खबर, जहां कपड़े के गोदाम में आग लग गई, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग जख्मी हैं। वहां जले हुए गोदाम के मलबे में सर्च ऑपरेशन जारी है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। वहीं अस्पताल भेजे गए लोगों में से भी कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। अहमदाबाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के प्रमुख के मुताबिक ऐसी जानकारी मिली है कि वहीं पास की एक केमिकल फैक्ट्री में धमाका हुआ, जिससे निकली आग ने कपड़े के गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। साथ ही धमाके से कपड़े के गोदाम की छत धराशायी हो गई। आग इतनी भयंकर थी कि लोग भाग नहीं पाए। और महाराष्ट्र में लंबे समय से चल रहे लॉकडाउन के बीच अब कुछ राहत की खबर है। जैसे जैसे मामले नीचे जा रहे हैं, अनलॉकिंग हो रही है और अब जाकर मल्टीप्लेक्सेस को भी कुछ शर्तों के साथ खुलने की इजाजत मिल गई है। राज्य सरकार ने कल से कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्सेस को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दे दी है। साथ ही योग संस्थान और स्विमिंग पूल भी खुल पाएंगे। बैडमिंटन, टेनिस, स्क्वॉश, इंडोर शूटिंग जैसी सभी इंडोर गेम्स को भी फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ अनुमति दे दी गई है। और दिल्ली की हवा बेहद चिंताजनक बनी हुई है। हवा का स्तर लगातार खराब होता जा रहा है। कितनी बिगड़ती हवा है यहाँ की, वो दिल्ली के 4 इलाकों की तस्वीरों से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अक्षरधाम, मयूर विहार और आईटीओ की तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से आसमान में धुंध छाई हुई है, कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा। वहीं यमुना नदी का प्रदूषण इस हद तक खराब हो चुका है कि वहां पानी में झाग दिखाई दे रहे हैं। और देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस ने लगातार कहर बरपाया हुआ है। 24 घंटे में अब 7000 के आसपास मामले आए हैं। आईसीयू बेड्स की किल्लत ज्यादातर प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में नजर आ रही है। समस्या इतनी है कि अब दिल्ली सरकार ने इसके समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। शरद शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों में कोरोना के केसेस में उछाल आया है
मंगलवार को दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 6,725 मामले सामने आए। पहली बार 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव मिले। इससे पहले बीते हफ्ते दिल्ली में रोजाना 5,000 नए मामले आए। देश में कोरोना संक्रमण दर 3 से 5% के बीच है, तो दिल्ली में 11 से 13% के बीच, यानी दिल्ली में 100 लोगों का टेस्ट करने पर 11 से 13 लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं। लगातार बढ़ते मामलों की वजह से दिल्ली में एक्टिव मामलों की संख्या 36,000 के पार चली गई है, जो अब तक सबसे ज्यादा है। दिल्ली में बड़े प्राइवेट अस्पतालों के आईसीयू बेड्स पूरे भर चुके हैं, जबकि कुछ सरकारी अस्पतालों में भी किल्लत देखने को मिल रही है। दिल्ली में कुल 1,245 वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड हैं, जिसमें से करीब 32% यानी 394 खाली हैं, जबकि 1,931 बिना वेंटिलेटर के आईसीयू बेड हैं, जिसमें से 27% यानी 529 खाली हैं। लेकिन 42 प्राइवेट अस्पतालों जैसे मैक्स हॉस्पिटल साकेत और पटपड़गंज, अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस शालीमार बाग, वसंत कुंज, ओखला और बत्रा हॉस्पिटल में एक भी वेंटिलेटर वाला आईसीयू बेड खाली नहीं है, जबकि अपोलो, सर गंगाराम, मैक्स साकेत और पटपड़गंज और वेंकटेश्वर हॉस्पिटल द्वारका जैसे 39 प्राइवेट अस्पतालों में एक भी आईसीयू बेड उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा दिल्ली सरकार के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल और दीपचंद बंधु अस्पताल जैसे अस्पतालों में भी आईसीयू बेड्स पूरे भरे हुए हैं। गंगाराम अस्पताल दिल्ली के बड़े प्राइवेट अस्पतालों में से एक है, जो कोरोना के इलाज में लगा हुआ है। अस्पताल के मुताबिक ठंड और प्रदूषण की वजह से पहले से गंभीर और सांस की बीमारी से जूझ रहे लोग कोरोना संक्रमित होने पर गंभीर हो जाते हैं, इसलिए भी इन दिनों आईसीयू की डिमांड ज्यादा है। और उसका मुख्य कारण है कि त्योहार मना रहे हैं लोग, अब प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं और ठंड पड़ रही है ज़्यादा और प्रदूषण है। ये सारे 4-5 कारण की वजह से कोरोना का जो प्रभाव है जो और बढ़ गया है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक दिल्ली से बाहर के बहुत से लोग सिर्फ प्राइवेट अस्पताल में ही इलाज करवाने आ रहे हैं। ये लोग मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के हैं, जो या तो आर्थिक तौर पर समर्थ हैं या फिर उनके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है। ऐसे में अब दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है, ताकि निजी अस्पतालों में 80% आईसीयू बेड्स कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व हों, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाई हुई है। देखिएगा भाई, हमने जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर 80% बेड्स जो आईसीयू के से रिजर्व किए थे, जिसको हाई कोर्ट ने रोक दिया था, उसके लिए हम अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ताकि क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ आईसीयू बेड्स ही इशू है। वैसे साधारण कोरोना बेड्स की स्थिति दिल्ली में फिलहाल तक तो ठीक है, और अगर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की दलीलों से सहमत हो जाती है तो दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 800 आईसीयू बेड्स और बढ़ सकते हैं। लेकिन जिस तेजी के साथ दिल्ली में नए मामले सामने आ रहे हैं, उसे देखते हुए ये ज़रूर कहना होगा कि दिल्ली सरकार को आने वाले समय में कुछ और नए इंतजाम भी करने पड़ेंगे। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। नोएडा में बीते 28 अक्टूबर को इस्कॉन मंदिर के पास जिस शख्स की हत्या हुई थी, उस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो मुख्य आरोपी है निजामुल, जांच में पता चल रहा है कि मृतक कमल की बहन से प्यार करता था। कमल ने जब मना किया तो निजामुल ने 2 दोस्तों के साथ मिलकर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। देखिए पूरी खबर। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन 3 आरोपियों ने मिलकर एक बहन से उसका इकलौता भाई छीन लिया। इसमें मुख्य आरोपी निजामुल ने अपने 2 दोस्तों अमित और सुमित के साथ मिलकर कमल शर्मा नाम के शख्स की 28 अक्टूबर की शाम नोएडा के इस्कॉन मंदिर के पास गोली मारकर हत्या कर दी। पोस्टमार्टम के दौरान ये पाया गया कि उसको एक गनशॉट इंजरी थी और बुलेट अंदर बॉडी में फंसी हुई मिली। उस घटनाक्रम के बाद हम लोगों ने जब इस घटना के अनावरण के लिए काम करना शुरू किया, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण क्लूज हमको सीसीटीवी के माध्यम से और हमारी सर्वेलेंस टीम के माध्यम से मिलना शुरू हुए। पकड़ लिए हैं जिन्होंने मर्डर करा है, उनको फांसी तो मिले कम से कम। कभी निजामुल इसके पहले यहाँ आता जाता था क्या? अभी ऐसे तो कभी नहीं आया, कोई लड़का ऐसे नहीं आ सकता बाहर का हमारे घर पे। अच्छा, कोई जानकारी थी आपको, कोई रिलेशन की इनकी या कुछ ऐसी? नहीं, कभी धमकी दी उसने इसके पहले? ऐसा कुछ नहीं तो कमल हमें बताता जरूर। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल देसी कट्टा भी बरामद कर लिया है। इस वारदात से खुद निजामुल का परिवार हैरान है। अब पुलिस निजामुल से पूछताछ कर
ये पता लगा रही है कि आखिर उसने वारदात की साजिश कब रची, कैसे रची और क्या इसमें कुछ और लोग शामिल हैं। नोएडा से कैमरामैन कानन पात्रा के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।